कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही भाई? कोई दिक्कत है? नहीं है। ये तो मैं ही बोलूं, तुम लोग बताओ कोई दिक्कत आ रही क्या पढ़ाई में? नहीं। भाई मुझे नहीं आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं नहीं आ रही, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, हम लोग एक आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, है ना। कितने? कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको करेंगे, फिर कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। जौ है सबसे पहले, देखो आपके पास ऑप्शन है 100, 50, 125, 75। बताओ, बता सकते हो इसको कोई बच्चा बता सकता है तो वो मुझे बताइए जरा। तो हम देखते हैं कि जौ के अंदर होगा एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, तभी तो जौ का दाना बनेगा मादा युग्मक, ठीक है। समझना बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। नर युग्मक के अंदर क्या होता है कि जब एकदम शुरू में जाओ कि हमको कुछ कोशिकाएं मिलती हैं, प्रप्रसु कोशिका मिलती हैं। प्रप्रसु कोशिका क्या करती हैं? प्राथमिक भ्रूण, प्राथमिक केंद्रक, मतलब वो देखो एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं आता रहा, एक भ्रूण कोशिका का निर्माण करती हैं, एक प्राथमिक कोशिका का निर्माण करती हैं, प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण करती हैं, है ना। नाम उतर गए तो ध्यान से उतर गए, प्राथमिक जनन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब PEN बन जाता है ना, प्राइमरी एंडो, नहीं PEN नहीं बनता, प्राथमिक जनन कोशिका, प्राथमिक जनन कोशिका। तो देखना नर युग्मक है, ठीक है। नर युग्मक से अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो जनन कोशिका बनती है। और क्या बनती है? तो यहाँ पे बनती है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, ठीक है। जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है वो लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु नहीं, यहाँ पे होगा लघु बीजाणु। समझना क्या है, लघु बीजाणु का निर्माण करती है। लेकिन जो लघु बीजाणु होता है फिर वो क्या करता है, तो वो अर्धसूत्री विभाजन, प्राथमिक जनन कोशिका के अंदर क्या होता है बच्चे, तो वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 लघु बीजाणु, ये सब यन होते हैं, ठीक है। ये पता है कि नहीं? अर्धसूत्री मतलब एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने लघु बीजाणु बने? 4 बने। अब समझना मादा के अंदर क्या होता है, इसी तरह प्राथमिक जनन कोशिका आती है एक, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। तुम लोग निकालना चाहो तो निकाल लो अपने मन से। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद मैंने तुमको बताया था 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये देखो कितने बने? 4 गुरु बीजाणु बने। लेकिन हमें पता है इनमें 3 नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक गुरु बीजाणु ही बनता है। यानी कि अगर नर कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 नर युग्मक बनेंगे, और 4 नर युग्मक जाकर के कितने गुरु बीजाणु को वो करेंगे? एक को करेंगे, ठीक है। तो गुरु बीजाणु भी हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए बच्चे? 4 चाहिए। तो एक बार यदि अर्धसूत्री विभाजन, एक मादा में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो क्या बन रहा है? एक मादा युग्मक बन रहा है ना। अगर हमें 100 मादा युग्मक बनाना है, ठीक है, तो हमें कितने बार विभाजन करना होगा? जाहिर सी बात है 100 बार विभाजन हमको करवाना होगा, ठीक है। कितने मादा युग्मक हमें बनाना है? 100 बनाना है तो कितने विभाजन होंगे? 100 समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होंगे ना। क्लियर है ना? देखना 100 होंगे। लेकिन ये 100 कितने को फर्टाइल करेंगे भाई? एक अर्धसूत्री विभाजन में इधर क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो एक गया 4 को फ्यूज कर दिया, कितने बचे? 96 बचे। तो अगर इन सबों को फ्यूज करने के लिए कितने लघु बीजाणु की आवश्यकता है, तो वो है 25
अर्ध 25 बार अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत है। ठीक है, अगर एक प्राथमिक जनन कोशिका के अंदर 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 25 चौकों 100 परागकण बनेंगे, है ना। ये परागकण ही होते हैं, ये समझ लो। 100 परागकण बनेंगे, कितने? 100। और ये 100 जाकर के पूरे फ्यूज कर देंगे। तो समझना कितने बार विभाजन हुआ? 100 यहाँ पे हुआ और 25 अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे हुआ, तो टोटल कितने बार विभाजन हुआ? 125 बार विभाजन हुआ, तब जाकर के इतने कोशिका बन गई। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना घुमा करके आता है ना। सिंपल था कि नहीं बताओ? सारी चीजें पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो तुम लोग बताना, फिर से इसको जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा के। ठीक है, बता देना अगर ना समझ में आया हो तो। मिटा दूं? चलें अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है बच्चे, तो बिल्कुल होशियार रहना है, हमेशा अटेंटिव होकर के अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमें कभी चकमा ना दे पाए। आज का टॉपिक है हमारा अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लिख लो, अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन मतलब कोई फल का निर्माण हो रहा है और वो भी बिना निषेचन के, है ना। अनिषेक फलन क्या होता है? तो बिना निषेचन के फल का निर्माण। निषेचन नहीं हो रहा, बिना निषेचन के फल का निर्माण होए जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्राकृतिक अनिषेक फलन, नेचुरल पार्थिनोकार्पी। ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम अनिषेक फलन, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित। कृत्रिम के साथ साथ इसको हम लोग प्रेरित भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेना, प्रेरित। देखो, अब हम लोग सिंपली देखते क्या है कि भाई इसमें निषेचन नहीं हो रहा है। निषेचन नहीं हो रहा है तो हमें एक बात तो पता है। एक बात क्या पता है? कि इसमें परागण की क्रिया तो होगी ही ना। बताओ, ये देखो, ये यहां से परागकण उड़ता हुआ आया, एक परागकण यहां पे ये रख गया। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि परागण की क्रिया इसमें होती है। ठीक है, निषेचन नहीं होता, यानी कि पराग जड़ आता है लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाता है, ऊपर से खराब हो जाता है। और जो इसके अंदर का जो सिस्टम होता है, सिस्टम बोले तो इसके अंदर जो अंडाशय होता है और इसके अंदर जो बीजांड होता है, वो क्या करता है? वो बीज में बदलने लगता है, फल में बदलने लगता है। ठीक है, बिना निषेचन के। ठीक है, तो देखो, वो प्राकृतिक में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही फल का विकास होता है। ठीक है, प्राकृतिक निषेचन में बिना निषेचन के ही, एक चीज और ऐड कर लो इसमें, बीज रहित फल का विकास होता है। ठीक है, बीज रहित फल का विकास होता है। ये जो बीजांड काय होता है ना, बीजांड होता है ना, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि बीज रहित फल का निर्माण होता है या विकास होता है। उस प्रकार से जिसमें बीज नहीं होते हैं, तो समझ लो वो अनिषेक फलन से ही बने हैं। कौन से अनिषेक फलन? प्राकृतिक अनिषेक फलन। ठीक है, ये चीज समझ गए? यहां पे बताओ, जैसे केला हो गया, नाशपाती हो गया, पपीता रहित बीज हो गया, अनानास हो गया, है ना। केला, नाशपाती, पपीता और अनानास। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक अनिषेक फलन के अंदर आ जाते हैं। केला में बीज देखे हो क्या? नहीं देखे हो। केला का निर्माण भी कैसे होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है कि तुम्हें पता चला कि ये जो भाई एंथर है ना, यहाँ पे क्या है? एंथर है। एंथर से जो परागकण उड़ के यहाँ पे गया वो नीचे तक जाएगा? नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा क्या है? प्रेरित। प्रेरित मतलब क्या होता है? प्रेरित मतलब जैसे मानवों द्वारा,
मानवों द्वारा, ठीक है, इन हार्मोन्सों के द्वारा इसको प्रेरित कर दिया जाता है। मानवों द्वारा हार्मोन्स, यहाँ पे जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र को क्या किया जाता है, वर्तिकाग्र पर, इसमें आप लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे कि वर्तिकाग्र पर, ठीक है, हार्मोन्स को रख कर या फिर हार्मोन्स को डालकर प्रेरित किया जाता है, डालकर प्रेरित किया जाता है, जिससे अंडाशय क्या होता है, जब हार्मोन्स यहाँ पे पड़ेगा तो जिससे अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे परागकण नहीं जा रहा है, यहाँ पे मैंने डाल दिया हार्मोन्स। हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स डाला, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स है, तो वो है ऑक्सिन, ठीक है, और है जिब्रेलिन, ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे IAA, NAA, ठीक है, ऑक्सिन जैसे IAA, NAA, 24D, ठीक है। तो इस तरह के ऑक्सिन के कई प्रकार होते हैं, कभी डिटेल में इनको पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं भाई, स्प्रे लेके जाते हैं ऑक्सिन और फिर जिब्रेलिन को छिड़क देते हैं, और छिड़क देते तो उससे क्या होता है, अंडाशय फल में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये फलन है, याद रखना, अनिषेक फलन है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। उदाहरण तरबूज, नींबू, संतरे आदि। उदाहरण में इसका क्या है, तो उदाहरण है इसका तरबूज, नींबू, संतरे। लेकिन तुम तो बोलोगे यार भैया इसके अंदर तो बीज होता है, आपने बताया तो बीज रहित होते हैं, लेकिन ये सब बीज रहित होते हैं, ठीक है, इसके अंदर बीज नहीं होते हैं। ऐसा तरबूज खाओ जिसके अंदर बीज ना हो, ठीक है, मैंने भी नहीं खाया लेकिन देखा है, आते हैं मार्केट में, महंगे होते हैं वो, ठीक है। नींबू, उसके अंदर बीज होगा ही नहीं, संतरा बीज होगा ही नहीं, तो वो किससे निर्माण होता है उनका, तो उनका निर्माण होता है अनिषेक फलन की क्रिया द्वारा, पार्थेनोकार्पिक के द्वारा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, इस तरह से जो निर्माण फल होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक कहलाते हैं। याद रहेगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, कहीं जाने की भागने की जरूरत नहीं है ना, आराम से समझ में आ गया होगा। चलो इसको आप लोग तब तक इसको नोट डाउन करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी में लिख लो। देखो डिफिनीशन मैं तुमको जितना समझाने वाला पोर्शन था भाई मैं उतना समझा दिया हूँ, ठीक है। अब इसको पूरा लिखना तुम्हारे अंदर है, लिखना तुमको है अब, ठीक है। चलो अनिषेक जनन तो हम लोग समझ गए, अब समझते हैं हम लोग अनिषेक फलन है, समझे हम लोग। अब समझते हैं अनिषेक जनन। ये अनिषेक फलन है, याद रखना, A नंबर मान लो अनिषेक फलन। अब हम लोग B नंबर समझेंगे अनिषेक जनन क्या होता है, तो मिटा दें इसको। चलो लिख लिए होगे तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना यार, समझते समझते चलना है, ठीक है, हताश नहीं होना है, बोर नहीं होना है, बिल्कुल यार, मतलब कुछ नहीं, पढ़ाई मतलब बिल्कुल, पढ़ाई को समझ लो बिल्कुल लूलू मॉल। कौन सा मॉल, लूलू मॉल, कहाँ खुला है बता दो ठीक है। बी नंबर क्या है, तो वो है अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। बताओ भाई, इसमें हमें पता है पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन है, हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर निषेचन नहीं होता है, ठीक है। निषेचन यदि इसके अंदर नहीं होता है तो जो अंडाशय होती है वो फल बना लेती है, और इसके अंदर जो भी बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। अंडाशय क्या करते हैं, तो वो फल का निर्माण करती है और बीजांड बीज का निर्माण करता है। आखिरकार ये कैसे होता है, कभी सोचे हो, बताओ। फिर भी जो बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका होती है, ठीक है, वो अगुणित होती है। सॉरी, बीज का निर्माण कैसे होगी, हमको पता है कि बीजांड के अंदर क्या होती है, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के अंदर होती है अंड कोशिका, जो कि होती है यन, यानी कि अगुणित होती है। और अगुणित होने के बाद भी ये बीज का निर्माण कैसे कर लेती है, ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं।
ठीक है, तो देखो समझो, ये देखो, ये है हमारा अंडाशय। ठीक है, ये हमने बनाया, क्या बनाया, तो ये हमने बनाया बीजांड। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, बीजांड हमने बनाया, ये बीजांड बना। ये इसका भाग को क्या हुआ, इस भाग को हमने बोला ये है भ्रूण कोश। ठीक है, अब हमने देखा भ्रूण कोश के अंदर ये वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, बताओ, अंड कोशिका। सही बोले, ये सहायक कोशिका, ये द्वितीयक कोशिका, ये एंटीपोडल सेल। ठीक है, कौन सी सेल, तो एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो देखो अनिषेक फलन में क्या होता है कि कभी कभी, ठीक है, मतलब इन जो जिसके अंदर अनिषेक फलन होता है, यहाँ की जो अंड कोशिका होती है उसमें इतनी क्षमता होती है, ठीक है, अंड कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि वो लगातार विभाजन करती रहती है। ठीक है, क्षमता, अंड कोशिका के अंदर क्षमता होती है, वह लगातार विभाजन करती रहती है। और जब एक अंड कोशिका दो बनेगी, 2n हो गई, लगातार विभाजन करती रहती है, यहाँ पे बहुत ढेर सारी अंड कोशिका का निर्माण कर देती है और बहुत ढेर सारे यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होने लगता है। ये देखो विभाजन करने लगी, ये बन गया, ये अंड कोशिका है और भी दूसरी अंड कोशिका विभाजन करने लगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अंड कोशिका ही विभाजित होने लगती है। कब, अंड कोशिका ही विभाजित होने लगती है, लेकिन ये अंड कोशिका अगुणित होती है। याद रखना, अगुणित अंड कोशिका के अंदर ही अपार क्षमता होती है कि वो विभाजन करने लगती है और लगातार कई भ्रूण बना देती है। और लेकिन इनमें से बात यह है कि इसमें से बनते तो बहुत ढेर सारे भ्रूण हैं, लेकिन नया पौधा सिर्फ एक भ्रूण ही बनाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या होता है, बस वही गया, यही है अनिषेक जनन। ठीक है, जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब कि एग्जाम्पल है आपके पास कि अंगूर, धतूरा, आलू। कौन सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है ना, अंगूर, धतूरा, आलू। क्या लाइट का इशू है, एक सेकंड। तुम लोगों ने देख लिया कि भाई एक अंड कोशिका थी। ठीक है, अनिषेक जनन के अंदर क्या होता है कि ये जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन जो बीजांड होता है उसकी जो अंड कोशिका होती है वो बीज का निर्माण करने लगती है, लेकिन ये जो बीज होता है वो अगुणित होता है, यानी कि यन होता है। ठीक है, इसमें भी एक अवस्था और होती है कि बीजांड द्विगुणित भी होता है। कब, जब बीजांड की ये कोशिकाएं कौन सी हैं, तो ये है प्रतिमुख कोशिकाएं, है ना, प्रतिमुख कोशिकाएं। और आपको पता है कि यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हैं बाबू, बताओ सर, बताओ भैया, कितनी कोशिकाएं हैं, 3 है। तो ये 2 कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिलेंगी 2 कोशिकाएं, तो क्या बना लेंगी, युग्मनज बना लेंगी। और युग्मनज क्या होगा, तो वो होगा 2n। ठीक है, 2n मिलकर युग्मनज बनाए। तो कभी कभी की अवस्था है और कभी कभी की अवस्था में ये प्रतिमुख कोशिकाओं से ही एक नए युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे इस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो इस अवस्था को वहां पे बोलते हैं कि ये प्रतिमुख अवस्था है। ठीक है, कौन सी अवस्था है सर, प्रतिमुख अवस्था है। ठीक है, चलो इतना कंफर्म है, यहां तक कोई दिक्कत है, मिटा दे इसको, लिख लिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है और ये बड़ा थ्योरेटिकल है ना, मतलब इसमें थ्योरी थ्योरी है, तो आप लोग इसकी भी थ्योरी लिखेंगे, एनसीईआरटी में समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, और मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं सकता, सुनिए। हाँ, एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन अगर ना सॉल्व हो रहे हो तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो जो ना सॉल्व हो रहे हैं उनको आकर के सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल धांसू तरीके से। आज यार इस लेक्चर में ख़त्म करना है इसे। ठीक, ठीक है ना। नहीं फिर मिट नहीं रही, अभी वीडियो के लास्ट में तुम लोग को फिर शायरी सुनाऊंगा आज एक। ठीक है, मिट जा भाई, मेरा तो हाथ ही दर्द करने लगा। चलो, हेडिंग है एपोमिक्सिस, असंग जनन। असंग जनन,
एपोमिक्सिस। ठीक है, तो अगर देखा जाए असंग जनन क्या होते, तो असंग जनन और अनिषेक जनन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलते हैं, ज्यादा नहीं, कितना, थोड़ा सा। तो असंग जनन के अंदर क्या होता है, तो असंग जनन आपने हेडिंग डाल दिया, अब आपको लिखना है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा भाई, टाइम लग जाएगा, टाइम भी बचाना है, तुरंत अपना पेन उठाना है, लिखना है। लिखना क्या है कि असंग जनन में कभी कभी पौधों में क्या होता है कि कभी कभी पौधों में बिना युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। यानी कि कभी कभी पौधों में क्या होता है, बिना युग्मक संलयन, बिना युग्मक संलयन तथा बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही, और बिना नहीं लगना है इसमें, युग्मक संलयन नहीं होता। युग्मक संलयन से मतलब ये होता है कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिख लो पहले, अब ये आपस में अगर मिल गए तो उसको बोलते हैं संलयन। तो इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है अर्धसूत्री विभाजन से ही। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, प्राथमिक जनन कोशिका जो आती है, प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस सेल, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस घटना को असंग जनन कहते हैं। ठीक है, असंग जनन के कई पार्ट होते हैं। असंग जनन के अंदर होता है अनिषेक बीजता। ठीक है, एगैमोस्पोरी, एगैमोस्पोरी, ठीक है, हेडिंग बना लो अनिषेक बीजता। ठीक है, चलो अनिषेक बीजता की जल्दी से हेडिंग बनाओ। बड़ा अजीब सा टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, मतलब अजीबोगरीब टॉपिक है ना। अनिषेक बीजता में क्या होता है, फिर हेडिंग बना लिए, फिर चुपचाप उसके आगे से लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, लिख लो कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है ना। क्या होता है कि बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण ही अनिषेक बीजता कहलाता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, निषेचन परागण का मतलब तो समझ ही गए हो ना सर। एक ये है परागकण यहां पे आया, ठीक है, यहां पे क्या है सर, तो यहां पे आपने देखा बीजांड है, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे बीजांड है, ये भ्रूणपोष है, 3 कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। कोशिका के नाम तो रटीन गए होंगे। निषेचन नहीं होता, ये भ्रूण अंदर नहीं प्रवेश कर पाता। ठीक है, बिना निषेचन के ही जब बीज बन जाता है, बिना निषेचन नहीं होता, लेकिन ये जो बीजांड होते हैं ना, वो बीज का निर्माण कर लेता है, तब उस घटना को बोलते हैं अनिषेक बीजता। इसमें फिर लिख लो आगे कि अर्थात बिना लैंगिक जनन के ही बीज का निर्माण होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना लैंगिक जनन के ही, बिना लैंगिक जनन के ही बीज का निर्माण। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन मतलब हम किसे कहते हैं कि जब नर और मादा आपस में आकर के मिलते हैं, एक बच्चा बनता है, लैंगिक जनन की घटना होती है कि नहीं होती है ना। तो इसमें लैंगिक जनन होता ही कि नहीं है, देख लो कहाँ लैंगिक जनन हो रहा है भाई। ये पुंकेसर था, पुंकेसर बड़ा खुशी खुशी अपना पराग कर दिया कि चला जाएगा अंदर, और पराग कड़वा गया रास्ते में, रुक, अब हो जाएगा नहीं तो कहाँ से निषेचन होगा, अंदर घुसेगा नहीं, पॉलिन ट्यूब बनेगी नहीं, तो निषेचन किस बात का यार, नहीं होगा ना। लिख लिए इतना पॉइंट कि अर्थात बिना लैंगिक जनन के ही बीज का निर्माण होता है। इसमें युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अनिषेक बीजता के अंदर की युग्मक संलयन, आपस में युग्मकों का मिलना, और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है। इनको कई भागों में बांटा जाता है। पहला लिखेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता, बिल्कुल परेशान नहीं होने को, हम लोग बिल्कुल टॉपिक के इंड में है। ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी,
एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो देखो अपस्थानिक भ्रूणता में लिखोगे कि जब बीज, ठीक है, जब बीज का निर्माण, लिख लो, लिखो जल्दी से, अपस्थानिक भ्रूणता डालो, है ना, इसको डालो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फिर लिखो कि जब बीज का निर्माण बीजांड के द्विगुणित कोशिका, है ना, ये क्या है बता भाई, वो भैया, है ना, बता भाई, ए भाई बता, ठीक है, लिखो कि जब बीज का निर्माण बीजांड की द्विगुणित कोशिका जैसे कि बीजांडकाय और अध्यावरण से होता है, ठीक है, बीजांडकाय और अध्यावरण से होता है, तो इस घटना को बोलते, बीजांडकाय की जो 2n कोशिकाएं हैं जैसे, ठीक है, बीजांडकाय और अध्यावरण, ठीक है, अध्यावरण की कोशिका से होता है। जब बीजांड का, जब बीज का निर्माण, इसमें लिखो कि जब बीज का निर्माण बीजांडकाय की अध्यावरण कोशिकाएं, हमने इसको बोला क्या बाह्य अध्यावरण, इसको बाह्य अध्यावरण है ये, ठीक है, आउटर इंटीगुमेंट, और इसको क्या बोला हमने, अंतः अध्यावरण, ठीक है। जब इससे या फिर यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, ये देखो, ये इसको हमने क्या बोला, तो इसको हमने बीजांडकाय बोला। बीजांडकाय के अंदर क्या होते हैं, बीजांडकाय ऊतक होते हैं, ऊतक होते हैं, ठीक है। ये देखो इसके अंदर फिर क्या है, तो इसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है, ये देखो, ठीक है। तो यहां पे आप ये समझ गए हैं कि, है ना, कि जब बीज का निर्माण, यहां से पता चल रहा है भाई ये बीज का निर्माण होगा, निषेक बीजता है। जब बीज का निर्माण बीजांड के द्विगुणित कोशिका यानी कि बीजांडकाय या फिर अध्यावरण से होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये अपस्थानिक भ्रूणता है, जैसे नागफनी, नींबू, ठीक है। तो ये क्या हुए, सब अपस्थानिक भ्रूणता के उदाहरण है। सेकंड नंबर पे आता है द्विगुणित बीजता, ठीक है, द्विगुणित बीजता। तो देखो द्विगुणित बीजता में क्या लिखना है आपको, लिखो कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कौन सी कोशिका, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण करती है, ठीक है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, लिख लो इसको कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण करती है, ठीक है। जब क्या होता है कि जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का विकास करती है या निर्माण करती है, जिससे भ्रूण की सभी कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती हैं, ठीक है, अंड कोशिका भी द्विगुणित हो जाती है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं, तो क्या होंगी, भ्रूण की सभी कोशिकाएं, भ्रूण की, बहुत छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखना, भ्रूण की सभी कोशिकाएं मुझे बताओ द्विगुणित होंगी कि नहीं होंगी। अगर भ्रूण की सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं तो मेरे को बताओ भ्रूण के अंदर सर अंड कोशिका भी तो आती है, आती है ना, तो जाहिर सी बात है यार, अंड कोशिका भी द्विगुणित होगी, एक ये है एक ये है, और जब अंड कोशिका द्विगुणित होगी तो बीज का निर्माण हो गया। जब बीज का निर्माण हो गया तो किसके अंतर्गत आया, द्विगुणित बीजता के अंतर्गत आया, ठीक है। बस एग्जाम्पल है इसके सिरस डेडांटा, डेडांटा इसके रिसस, ठीक है, इसके रिसस, इसके रिसिस उदाहरण, ठीक है। 3 नंबर पे आओ, 3 नंबर पे आता है आपका अपबीजाणुता, हेडिंग फिर बनाई गए,
अपबीजाणुता क्या हो, कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है बस, ठीक है, बस नॉलेज में रखना है कि भाई द्विबीजाणुता क्या होती है, अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, ठीक है, बस इसको नॉलेज में रखना है आपको। अब बीजाणुता में लिख लो, अब बताऊंगा नहीं यार, अब बीजाणुता का पार्थेनियम इसका एग्जांपल है, लिखो कि भ्रूण पोष का निर्माण जब बीजांड काय के किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। किसका निर्माण बोला है? भ्रूण कोष का निर्माण, ठीक है, भ्रूण कोष का निर्माण जब बीजांड काय के, ये बीजांड काय है, ये बीजांड है और ये बीजांड काय है, बीजांड काय के किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, ठीक है, तब भ्रूण की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि अंड कोशिका भी द्विगुणित होती है और बिना नर युग्मक के संलयन से ही वो एक नया पौधा बना देती है। उदाहरण पार्थेनियम। क्या लिखोगे? उदाहरण है आपके पास पार्थेनियम, ठीक है। अब आपकी लास्ट हेडिंग बचती है अपयुग्मक, है ना, 3 नंबर 4 नंबर। अपयुग्मक, अपयुग्मक में क्या लिखना है, ठीक है, इसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी बता, बस खत्म है यार, बिल्कुल लास्ट में है हम लोग। अपयुग्मक में लिख लो फिर से कि भ्रूण कोष के अतिरिक्त क्या बोलता है, क्या बोलता है भाई, जल्दी बताओ, कि भ्रूण कोष में उपस्थित, अतिरिक्त नहीं, भ्रूण कोष में उपस्थित रहती है अंड कोशिका, ठीक है। ये देखो, ये भ्रूणपोष है, हमने देखा ये कौन सी सेल है, तो अंड कोशिका यानी कि एग सेल है। ये दोनों सिनर्जिड सेल हैं, ये सेकेंडरी सेल है, ये एंटीपोडल सेल है। इतना तो पता है ना यार, बताओ। अब साला रट गया होगा ये, दिन भर इसी को तो पढ़ रहे हो, हैं? नहीं पढ़े? पढ़ रहे हो? जवाब दे दो, नहीं बहुत मारूंगा। तो लिखो, भ्रूण कोष में उपस्थित अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य द्विगुणित कोशिका से नर युग्मक के संलयन द्वारा भ्रूण का विकास होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं अपयुग्मता। अपयुग्मता मतलब कि जो नर युग्मक आएगा वो एग सेल से फ्यूज नहीं करेगा और भी किसी सेल से अगर फ्यूज कर लेता है तो ये अपयुग्मता होती है। एग्जाम्पल है इसका एरिथ्रिया, इसका क्या है? पार्थेनियम। तो ये है अपयुग्मक, ठीक है। बस यही था आपका, कौन सा टॉपिक आपका? असंग जनन। लिखना हो तो लिख लो जितना लिखा है, और जितना बोल रहा हूं उतना डाल के पूरा नोट्स बना डालो बिल्कुल गजब तरीके से। मेरे को जुकाम हो रखा है क्या? ठीक है। अब अगर छोटा छोटा तुम लोग लिखते चलोगे, देखो मेरे को आराम हो गया, नहीं पूरा लिखता यार एक यार सोच के हालत खराब हो जाती है। इसीलिए यार डिजिटल मेरे को अच्छा लगता है, डिजिटल बोर्ड गजब है अपना। अब उसको बहुत जल्दी लगवा लूंगा मैं, खत्म हो जाएगी। बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियो, ठीक है। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी, ठीक है, पॉलीएम। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? मतलब अगर देखोगे तो इसका मतलब है बहुत सारे भ्रूण, उसी को तो अपन लोग बोलेंगे बहुभ्रूणता। बहुत सारे भ्रूण कब होते हैं बताओ? तो क्या होता है कि एक बीज में, बीज के अंदर भ्रूण होता है, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। एक बीज में एक से अधिक उपस्थित भ्रूण को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। देखो ये बीजांड जनन है, बीजांड काय है, द्वितीयक कोशिका है, ये 3 कोशिका एंटीपोडल सेल। अब क्या होता है कि इसके अंदर देखो एक नर युग्मक जाके ये क्या बनाता है? ये भ्रूण बनाता है ना, जिसको हम लोग युग्मक बोलते हैं, निषक्तांड बोलते हैं। बताओ निषक्तांड याद आया ना, कब बोला था मैं? जो भ्रूण बनाएगा ये, तो ये जो भ्रूण बनाता है तो इसके अंदर तो अभी एक ही भ्रूण है, लेकिन जब इसके अंदर कई भ्रूण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर? कई भ्रूण हो जाएंगे, तो उस घटना को बोलते हैं बहुभ्रूणता। इसमें लिख लो कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। 1971 ईस्वी में क्या होता है? 1791 में
1791 में हमारे एक प्यारे से वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं कि ऑरेंज के अंदर, संतरे के अंदर ही बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज कर देते हैं। ठीक है, उनको संतरा मिलता है और संतरा में ही वो कर डालते हैं खोज। सोचो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुत ढेर सारी खोज की, एक नहीं बहुत ढेर सारी किया है। ठीक है, तो यही जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, ये खुद ही विभाजित होकर के बहुत ढेर सारे भ्रूण बना लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, उदाहरण अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सिट्रेसी कुल के पौधों में ये सामान्य घटना है, आवृत्त बीजी पौधों में ये अधिक देखने को मिलता है, अनावृत्त बीजी पौधों के अंदर ये कम देखने को मिलता है। ठीक है, जो सिट्रेसी कुल के पौधे रहते हैं उनकी ये समान, बिल्कुल से समान वो है। ठीक है, सब में होता है। एक होता है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, लिख लो, हेडिंग डालो, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी हिंदी से लिख लो सरल बहुभ्रूणता। फिर इसमें क्या लिखना है, सरल बहुभ्रूणता बिल्कुल सिंपल है कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणपोष पाया जाता है, लिख लिए। फिर लिखो, जिसमें निषेचन के पश्चात अनेक युग्मक बनते हैं और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात क्या होते हैं, इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी में अनेक भ्रूण बनते हैं, और जब भ्रूण बनते हैं तो क्या होता है भाई कि यहाँ पे देखने को मिलता है अनेक भ्रूण बनेंगे, और जब अनेक भ्रूण बनेंगे तो उससे ही अनेक युग्मज बनेंगे। ठीक है, अनेक भ्रूण बन जाएंगे तो बस वही तो हमें चाहिए ना, बहुत भ्रूणता चाहिए, बहुत ढेर सारे भ्रूण हो। यानी कि क्या होता है कि एक बीजांड में ये जो भ्रूण पोष होता है, सॉरी भ्रूण कोष होता है, जब बीजांड एक रहेगा, क्या बोला हूं डिफिनीशन लिखे हो ना, एक बीजांड में अधिक भ्रूण कोष रहते हैं, एक से अधिक भ्रूण कोष रहते हैं। ठीक है, कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष जब पाया जाता है, उसमें निषेचन जब होता है तो अनेक युग्मक बनते, युग्मनज बनते, जाहिर सी बात है, अधिक एम्ब्रियो रहेंगे, अधिक पॉलन ट्यूब जाएंगी, बहुत ढेर सारी पॉलन ट्यूब जाएंगी, जाकर के वो निर्माण करेंगी। ठीक है, चलो सेकंड आता है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, लिख लो, हेडिंग बना लो, मिश्रित बहुभ्रूणता। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता के अंदर क्या देखने को मिलता है कि परागकण आते हैं, जाहिर सी बात है, यहां पे आए परागकण। अब ये परागकण अंदर ढेर सारी पॉलन ट्यूब बना लिए, 1 2 3 4। अब ये सभी क्या करते हैं, अंदर घुसते हैं। अब बस इसी को बोलते हैं मिश्रित परागकण, मिश्रित बहुभ्रूणता। लिख लो इसका एग्जाम्पल कि कई पराग नलिकाओं द्वारा नर युग्मक भ्रूण कोष में प्रवेश करता है। ठीक है, ये क्या है सर, तो ये है आपकी पॉलन ट्यूब या पराग नलिका। ठीक है, तो कई पराग नलिकाओं के द्वारा जो पॉलन ट्यूब के अंदर, जाहिर सी बात है, कौन सा युग्मक है, तो मेल गैमीट है। ठीक है, जिसमें लिखना क्या है कि जब कई पराग नलिकाओं द्वारा नर युग्मक भ्रूण कोष में प्रवेश करता है और सभी कोशिकाओं से मिलता है और युग्मनज बना लेता है, तो इस घटना को मिश्रित बहुभ्रूणता बोलते हैं। और मिश्रित बहुभ्रूणता एग्जाम्पल प्याज में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है प्याज में। ठीक है, चौथा आता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हिंदी से लिख लो विदलन बहुभ्रूणता। विदलन का मतलब क्या होता है, तो इसमें लिखो कि निषेचन के पश्चात बने युग्मक विदलन से बहुत ढेर सारे युग्मक बनते हैं। ठीक है, विदलन हो जाता है, यानी कि जो यहां पे एम्ब्रियो बना, जो यहां पे ये पहले युग्मक था, युग्मक के बाद एम्ब्रियो हुआ, तो युग्मक के अंदर क्या होता है, बहुत ढेर सारे विदलन होते हैं। ठीक है, युग्मक के अंदर क्या होता है, तो बहुत ढेर सारे विदलन होते हैं, और विदलन से ही बहुत ढेर सारे क्या युग्मनज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसके अंदर देखने को मिलता है पाइनस। क्या देखने को मिलता है सर, तो वो देखने को मिलता है पाइनस। चौथा आता है एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता।
एडेंटेटिव है क्या? नहीं, एडेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, एडेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर क्या देखने को मिलता है? ये अपस्थानिक होते हैं, ठीक है। संतरा और अनानास वगैरह में देखने को मिलता, संतरा और नागफनी में अप्रोक्सीमेट, नींबू में देखने को मिलता है, संतरा, नागफनी, नींबू आदि में देखने को मिलता है क्या? तो एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता के अंदर क्या होता है? बस ये लास्ट है, ठीक है, खत्म है, परेशान मत हो। अपस्थानिक में कि इनमें बीजांड की सभी कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है। यार गजब की बात है। अपस्थानिक बहुभ्रूणता में क्या होता है कि इसमें बीजांड की सभी कोशिकाओं से ही भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। अपस्थानिक बहुभ्रूणता किसे बोलते हैं? कि जो ये बीजांड है, इस भाग को हमने क्या बोला? बीजांड बोला, ठीक है। बीजांड ऊतक पाए गए, बताओ। ये देखो, अब इसी बीजांड से, सभी बीजांड से ही ढेर सारे भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तब बोलेंगे अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जैसे कि देखने को मिलता है संतरे, नागफनी, नींबू के अंदर देखो ना, एक एक रेशा अलग अलग होता है, बस वही तो है, ठीक है, वही तो है। एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल बताइयो जरा। अभी बेटा 2 टॉपिक और बड़े बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि तुम लोग समझ ही ना पाओगे। चलो तो उनको भी खत्म करवा दें, तो इसको लिख लो, तो फिर उनको भी खत्म करवा देते हैं। जल्दी से इनको लिखो अपने कॉपी में, है ना। लिख लिए? अबे यार तुम तो डर गए थे भाई, डर गए थे क्या? अब टॉपिक खत्म है भाई, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर खत्म है, खुश हो जाओ बिल्कुल से, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होने को। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यार इंस्टाग्राम में मैसेज कर लिया करो, बात तुमसे करना हो तो, ठीक है। तुम प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे हो। तुम लोगों को शायरी सुना देता हूँ, फिर जाना, मानो तो चले, जितने को जाना चले जाओ, काट दो भाई, काट दो। चलो, ये प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट पर देखो सभी वीडियोस हैं, क्लास 10 जैसे जीवो में जनन है, ठीक है, और एक पूरी प्लेलिस्ट है, और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। ये देखो क्लास 12 बायोलॉजी 1 शॉट की भी वीडियो की प्लेलिस्ट है, ठीक है, वंशागति एवं विविधता की भी मतलब सब कुछ की प्लेलिस्ट है यार, ठीक है, जाकर के सभी वीडियोज आप लोग देख सकते हो। चलो शायरी की बारी आ गई अब। हाँ, तुम लोगों ने याद लगा के रखे, टुकुर टुकुर देख रहे हो आज तुम। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? अरे यार मैं तो गाना गाने लगा। देखो सुनना, बहुत धमाकेदार शायरी है, ठीक है। कि मुझे कोई समझ पाया है तो वो मैं खुद हूं, कि मुझे कोई समझ पाया है तो वो मैं खुद हूं, बाकी तो सिर्फ मेरा अंदाजा लगा रहे हैं। बताओ समझ गए कि नहीं? चलो मिलते हैं एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।